हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियो डाल चुका हूँ इस चैप्टर की, यानी कंट्रोलिंग की, नियंत्रण की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तीसरा वीडियो है। सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सीमाएं यानी लिमिटेशन, या फिर उसे दोष भी कहते हैं, यानी डिमेरिट्स। किस चीज के? नियंत्रण के, यानी कंट्रोलिंग के। कि भैया कंट्रोलिंग की क्या क्या डिमेरिट्स है और क्या क्या लिमिटेशन है। पहला, बाह्य घटकों पर अल्प नियंत्रण। देखो, जो कंट्रोल कर सकते हो आप इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल फैक्टर को कर सकते हो। एक्सटर्नल फैक्टर या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो। इट्स लाइक ड्राइविंग। आप अपनी ड्राइविंग को अच्छा कर सकते हो, लेकिन अगर किसी और की खराब ड्राइविंग है तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट होने के चांसेस उतने ही ज्यादा रहते हैं। तो कंट्रोलिंग जो होती है वो सिर्फ अंदर के घटकों पे होती है, बाहर के घटकों पर नहीं, यानी बाहर के फैक्टर पर नहीं होती। जैसे कि सामान्य तौर पर एक संगठन बाहरी घटक जैसे कि सरकारी नीतियां, तकनीकी नियंत्रण, प्रतियोगिता आदि पर नियंत्रण नहीं रख पाता। यानी आप अपने कंपटीशन पे कंट्रोल नहीं रख सकते, आप अपनी टेक्नोलॉजी पे मतलब आप टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल नहीं रख सकते आप, और आप गवर्नमेंट की पॉलिसी पे भी आपका कंट्रोल नहीं होता है। देन कर्मचारियों से प्रतिरोध, यानी कंट्रोलिंग की वजह से जो क्या होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं वो इसका अपोज करना चालू कर देते हैं। वो इसके खिलाफ रिवोल्ट करना चालू कर देते हैं, वो इसे पसंद नहीं करते। क्योंकि कोई भी इंसान किसी के कंट्रोल में रह के काम नहीं करना चाहता। अधिकतर कर्मचारी नियंत्रण का विरोध करते हैं। उनके अनुसार नियंत्रण उनकी स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंसी पर प्रतिबंध लगाता है, यानी रोक टोक लगाता है, ऑब्स्ट्रक्शन लगाता है। उदाहरण के लिए, यानी यदि यदि आप अपनी कंपनी के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं तो कोई भी कर्मचारी इसका सीधा सीधा साथ नहीं देगा, विरोध करेगा, ताकि उसके ऊपर पूरे टाइम नजर ना रखा जाए। नेक्स्ट बोला हुआ है महंगा सौदा। तो यस, रियल बात है। कंट्रोलिंग एक खर्चा काफी लगता है, टाइम काफी लगता है, पैसा काफी लगता है, और ये इसीलिए ये कॉस्टली तो है ही है। ठीक है। और लास्ट ये दे रखा है, परिमाणात्मक मानकों को निर्धारण करने में कठिनाई। हमने बार बार क्या बोला है कि मानक स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए, स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए। बट क्वांटिटी वाली जो एक आपकी होती है, जो आपकी एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड होती है, उसको सेट करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो क्वांटिटी तो आप कर दोगे, पर वो तो कर दोगे आपकी, भैया इतना होना चाहिए, 100 यूनिट होना चाहिए, 200 यूनिट होना चाहिए। पर उसकी क्वालिटी के हिसाब से कैसे बताओगे? तो वो स्टैंडर्ड उतना सेट नहीं होता है। जब मानकों को परिणात्मक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी जब उसे आप वर्ड में बोल ही नहीं सकते, तो नियंत्रण प्रणाली का अभाव कम हो जाता है। तो वहां पर कंट्रोल जो है उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। अब बताया जा रहा है हमें, यही 3 लिमिटेशन थी। इसके अलावा जो है हम नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें हम पढ़ेंगे कि भैया प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। ठीक है। तो यही है, सबसे पहले तो ये दोनों से परस्पर संबंधित है, तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, पावर प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि पहला, योजनाएं नियंत्रण हेतु प्रमाण उपलब्ध कराती हैं। अतएव नियोजन के बिना नियंत्रण अंधा है। यानी कि जो स्टैंडर्ड है वो कौन सेट करता है? वो तो प्लानिंग ही सेट करती है ना। और अगर प्लानिंग नहीं होगी तो कंट्रोलिंग क्या हो जाएगा? इज अ ब्लाइंड। ठीक है, कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। यदि पूर्व निर्धारित लक्ष्य तय नहीं किए जाए, यानी प्री डिटरमाइंड गोल तय ना किए जाए, तो मैनेजर के लिए पास नियंत्रण के लिए कुछ नहीं होगा। तो फिर जो हमारे मैनेजर है, प्रबंधक है, वो कुछ भी कंट्रोल कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास स्टैंडर्ड कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए नियोजन को नियंत्रण की प्रथम आवश्यकता माना जाता है। यानी कि प्लानिंग इज फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ, फर्स्ट प्रेफरेंस और फर्स्ट नीड ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है। दूसरा, नियोजन प्रमापों को निर्धारित करता है और नियंत्रण इन प्रमापों से विचलन का अवलोकन करके सुधारात्मक कदम उठाता है। यानी हमने प्लान किया, हम लोग 12th में गए, 12th में हमने प्लान किया कि इस साल बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, डेली 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे। फिर लॉकडाउन लग गया या कुछ भी लग गया, अभी 9 जनवरी की बात कर लेता हूँ, आप लोग 2 से 3 घंटे हाईएस्ट पढ़ रहे हो। ठीक है। तो ये जो चेंज आया है, तो ये हमने प्लान कर लिया, ये हमने प्रमाप निर्धारित कर लिए, और ये हमारा एक्चुअल है। तो इसके बीच में जो डिफरेंस आया है, इसको नाप के इसको सुधारने का काम, जो क्योंकि आपका मई में पेपर है, तो आप लोग मार्च तक इसको सुधार करके ज्यादा देर बैठने का काम करोगे। तो ये सब किस वजह से होगा? कंट्रोलिंग की वजह से होगा। देन थर्ड है, नियोजन की प्रभावशीलता को नियंत्रण की सहायता से ही मापा जा सकता है।
यानी कि एक प्लानिंग कितनी इफेक्टिव है, इसको नापने के लिए, इसको मेजर के लिए कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार नियोजन एवं नियंत्रण अपृथक करनी है, यानी कि दे आर इनसेपरेबल। ठीक है, ये एक दूसरे को लागू करते हैं, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ठीक है। और फोर्थ है, नियोजन निर्धारित किए जाने वाली गतिविधियां तथा नियंत्रण मूल्यकारी है। यानी कि यहाँ पर क्या बोला कि प्लानिंग का मतलब क्या है कि भैया वर्क कैसे होगा, वर्क स्ट्रक्चर क्या होगा, वर्क प्रोसेस क्या होगा, और ये क्या है, ये इवेल्युएशन करता है। कंट्रोल से हम लोग क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। ये इवेल्युएशन है, एवोल्यूशन इवेल्युएशन है। ठीक है। लास्ट क्या दे रखा है कि नियोजन एवं नियंत्रण आगे देखना है। सही बात है कि चाहे प्लान करते हो तो प्लान आप भविष्य के लिए तो करते हो, और कंट्रोल करते हो तो इसलिए तो करते हो ताकि आगे काम हो। जरा इसको पढ़ लेते हैं। नियोजन भविष्य अधिमुखी कार्य है, यानी इट्स अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस, इट्स अ फ्यूचर लुकिंग प्रोसेस, प्लानिंग जो होती है। क्योंकि इसमें अग्रिम रूप से नीतियां बनाई जाती है, यानी सारी जो पॉलिसीज होती है वो फ्यूचर के हिसाब से बनाई जाती है, तथा भविष्य के लिए योजना बनाई जाती है, और प्लान भी, और सारे जो गोल्स होते हैं, जो भी आपके स्ट्रक्चर होते हैं, वो भी सारे आपके फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। नियंत्रण भी आगे देखने का कार्य है, यानी कंट्रोलिंग भी जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है। हमने ऊपर ही पढ़ा था इस बारे में, फर्स्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है। क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य के में भावी निष्पादन नियोजित निष्पादन के अनुरूप हो, यानी जो हमारे स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन है वो एक्चुअल एग्जीक्यूशन के हमारा जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है वो स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन के बराबर हो। और लास्ट है, नियोजन एवं नियंत्रण पीछे देखना है। तो सही बात है, नियोजन का निर्माण भूतकाल में घटी हुई घटनाओं एवं प्राप्त अनुभवों के आधार पर किया जाता है। आप कोई भी प्लानिंग करते हो तो इन सारे अपने पास्ट इवेंट्स को देखकर ही तो प्लान करते हो। जैसे अभी आप 12th में मैं कह रहा था, टाइम की ही बात कर रहा था, तो आप जो टाइम बनाओगे वो ये देख के ही तो बनाओगे कि भैया 9th और 11th में या 10th में मैंने क्या गलतियां की है जिसको मैं सुधार सकता हूँ 12th में। तो 12th की प्लानिंग के लिए आपको 9 10th की गलतियों का पता होना चाहिए। तो यही वाली बात कि भूतकाल में की हुई गलतियों के बारे में पता होता है, तभी हम आगे की प्लानिंग बनाते हैं। इसीलिए नियोजन पीछे देखना है, यानी कि प्लानिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। नियंत्रण नियंत्रण जब होता है, जो कंट्रोलिंग होते है, तो उसमें भी मैनेजमेंट जो होता है वो ये देखता है कि भैया एक बार काम हो गया पूरा, अब वो काम जो है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है, स्टैंडर्ड यूनिट्स के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो क्या कर रहा है, काम हुआ है या नहीं हुआ है, तो काम तो हो चुका ना, तो उसके बाद पीछे देख के कंपेयर करना, ये भी तो बैकवर्ड लुकिंग ही हो गई ना। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का पूरा आपका वीडियो, और इसके साथ ही 8वां चैप्टर आपका यानी कंट्रोलिंग आपका खत्म हो चुका है। अब 4 चैप्टर और है हमारे बिजनेस स्टडीज के, तो उसकी वीडियोस मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर योर टाइम। और प्लीज़ अगर आपके भी कोई फ्रेंड्स वगैरह है, उनको ये वीडियोस शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो नहीं पढ़ रहे, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में वो लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, बिजनेस स्टडीज पे उतना फोकस नहीं कर रहे होंगे, और अब टाइम कम है तो उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा ये। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर योर टाइम।